हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड माय नेम इज़ क्रिस्टीना विलिस और मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाती हूँ क्लास 8th और 9th और 10th की सोशल स्टडी एंड 11th एंड 12th के लिए ज्योग्राफी। आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर जो करने जा रहे हैं वो है आपका क्लास 8 का द ब्रिटिश फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। ठीक है, चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। फर्स्ट हम देखते हैं कुछ वॉयजेस ऑफ डिस्कवरीज, यानी कि कुछ डिस्कवरीज हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जो डिस्कवरीज हुई ब्रिटिश टाइम पे, क्या क्या डिस्कवरीज हुई, कैसे हुई वो डिस्कवरीज, तो उनके बारे में हम देखेंगे। नाउ बिफोर द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर रूल, इंडियन विलेजेस वर मोर और लेस सेल्फ सफिशिएंट। बिफोर मतलब जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए या उन्होंने अपना रूल स्टार्ट किया, रूल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा और कम, थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि जो हमारे विलेजेस थे वो मतलब लगभग लगभग हमारे विलेजेस अच्छा खासा ठीक ठाक जो है काम जो था वो कर लेते थे। ठीक है, वहाँ पे जो विलेजेस थे सेल्फ सफिशिएंट थे, अच्छा खासा काम हो जाता था हमारे यहाँ पे विलेजेस में। ठीक है, नाउ फूड ग्रोन बाय विलेजर्स वन एनफ टू मीट देयर डिमांड एंड दैट ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। तो जो फूड हमारे यहाँ अवेलेबल होता था, ठीक है, तो उस फूड में इतना अवेलेबल हो जाता था हमारे यहाँ कि जो भी विलेजेस में जो फूड का प्रोडक्शन होता था उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हमारे विलेजेस जो थे, वो विलेजर्स जो थे हमारे, वो इतना प्रोडक्शन कर लेते थे कि वो अपने के लिए भी, अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी वो सारी नीड्स वो पूरी कर लेते थे क्रॉप से रिलेटेड। और साथ ही साथ जो लोग अर्बन में रहते थे, जो लोग उस टाइम में, उस ज़माने में जो लोग सिटीज़ वगैरह में रहते थे, तो उनकी भी डिमांड जो थी पूरी हो जाती थी। इतना प्रोडक्शन हमारे विलेजेस में हो जाता था। यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना, मोर और लेस सेल्फ सफिशिएंट, हमारे विलेजेस लगभग सेल्फ सफिशिएंट थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नाउ शिप लोडेड विद इंडियन स्पाइसेस एंड कॉटन मेड देयर वे यूरोपियन मार्केट। अभी धीरे धीरे ट्रेड कैसे हुआ, ट्रेड कैसे बढ़ा। ट्रेड ऐसे बढ़ा कि हमारी कंट्री में जो स्पाइसेस था उसका बहुत ज़्यादा जो है रोल रहा, स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा रोल रहा हमारी कंट्री में बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करने में। ठीक है, बाहर के लोगों में आपके ब्रिटिशर्स भी हो गए, ब्रिटिशर्स से पहले जो लोग आए फ्रेंच थे, डच थे, ठीक है, पोर्चुगीज़ थे, तो उनके बारे में अभी हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये सारे लोग आए और इनका मेन जो मकसद था, मेन जो मोटिव था वो था आपका ट्रेड करना। ठीक है, ट्रेड में भी मेन मोटिव ये था इंडियन स्पाइसेस, हमारे यहाँ पर जो मसाले थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे बाहर की देशों में। हमारे यहाँ के जो मसाले थे उनको पता ही है आपको, आज भी हम लोग इंडियंस जो है बिना मसालों के खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ के जो मसाले थे वो फूड में एक अलग टेक्सचर, फूड में एक अलग फ्लेवर जो है लेकर आते थे। ठीक है, इस वजह से इंडियन जो स्पाइसेस था उसको बाहर के लोगों ने, उसकी वजह से बाहर के जो ट्रेडर्स थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए इंडियन स्पाइसेस को लेकर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी थी, लाइक आपका कॉटन था, मेड देयर वे टू यूरोपियन मार्केट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कॉटन भी था। उसके अलावा गोल्ड एंड डायमंड भी था, क्योंकि गोल्ड और डायमंड भी जो है हमारी कंट्री में बहुत अच्छा खासा ग्रो होता है। ठीक है, बहुत अच्छा ग्रो होता है। ओनली मैरीटाइम ट्रेड रूट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो एक प्रॉपर मैरीटाइम ट्रेड रूट था। ठीक है, हमारे यहाँ एक प्रॉपर मैरीटाइम ट्रेड रूट था जो ईस्ट से, आपको ईस्ट से वेस्ट को जोड़ता था। ठीक है, मैरीटाइम का मतलब है यहाँ पर एक सिंपल सा एक ट्रेड रूट था। ठीक है, एक सिंपल ट्रेड रूट था जो जोड़ता था। उसी ट्रेड रूट से ही सारा मैक्सिमम जो कंट्रीज थी, मतलब मैक्सिमम जो बाहर के ट्रेडर्स थे, यूरोपियन ट्रेडर, तो वो एक पर्टिकुलर ट्रेड रूट था, तो मतलब उसी ट्रेड रूट से ही सारा ट्रेड जो है वो आपका किया जाता था। ठीक है, सारा ट्रेड उसी से ही किया जाता था। फ्रॉम 7th सेंचुरी एडी द अरब केम टू डोमिनेट द ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। अभी 7th सेंचुरी एडी में क्या हुआ, 7th सेंचुरी एडी में आपके आ गए अरब्स आए इंडिया से ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और ट्रेड का उनका जो मेन वो था, वही था आपका स्पाइसेस वगैरह ट्रेड करने का उनका मेन मोटिव। उन्होंने जो है ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो ट्रेड रूट था, जो चल रहा था, जो मैरीटाइम जो हमेशा से चलता आ रहा, मैरीटाइम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमेशा से ट्रेड रूट जो चलता आ रहा था, उस ट्रेड रूट को डोमिनेट करने की कोशिश करी, उस ट्रेड रूट को दबाने की कोशिश करी, उस पर कब्जा करने की कोशिश करी। ठीक है, उस पर कब्जा करने की कोशिश करी ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सके इन कंपैरिजन कि बाकी और कंट्रीज जो है इंडिया से ट्रेड करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ दिस ट्रेड वाज डिस्ट्रक्टेड आफ्टर कॉन्स्टेंटिनोपल, द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न यूरोप अंपायर, सॉरी रोमन अंपायर। तो उस जमाने में जो रोमन अंपायर की जो कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल थी। ठीक है, और ट्रेड वाज डिस्ट्रक्टेड आफ्टर कॉन्स्टेंटिनोपल, द कैपिटल ऑफ रोमन अंपायर वाज टेकन ओवर बाय द तुर्क्स इन AD 53। मीन्स टू से यहाँ पे कहने का मतलब है कि AD 1453 में
तुर्क्स ने जो है रोमन अंपायर पे पूरा कब्जा कर लिया था, ठीक है। इन्होंने अपना, ऐसे लिख लो कब्जा, ऐसे लिख लो या हिंदी में लिख लो, जैसे भी लिखना है लिख लो, कब्जा का मतलब तो समझ ही गए आप, ठीक है। सो तुर्क्स ने रोमन अंपायर पे कब्जा कर लिया। उस समय जिस समय कब्जा किया उस समय रोमन अंपायर की जो कैपिटल कही जाती थी वो कॉन्स्टेंटिनोपल कही जाती थी, ठीक है। तो इसके वजह से जब इन्होंने कब्जा किया तो ट्रेड जो था वो डिस्ट्रक्टेड हो गया, यानी कि ट्रेड जो था कहीं ना कहीं जो था वो खत्म हो रहा था, ठीक है। रोमन्स के साथ जो था ट्रेड कहीं ना कहीं पे खत्म हो रहा था। द तुर्क्स प्रिवेंटेड द अरब्स ट्रेडर्स फ्रॉम कैरिंग गुड्स टू यूरोप विया लैंड और सी। अभी तुर्क्स जो थे वो प्रिवेंट कर रहे थे किसको, अरब्स को। तुर्क्स जो थे वो अरब को एक प्रोटेक्शन दे रहे थे, एक प्रिवेंशन दे रहे थे, मतलब एक तरीके से, क्योंकि तुर्क्स जो थे वो लड़ने वाली बताई जाती है। तुर्क्स ज़्यादा इन्वेडर थे। तुर्क्स जो थे एक जगह एक रीजन से दूसरे रीजन पे जाके जो है कब्जा करना, लड़ाई करना, तुर्क्स इस टाइप के थे। अरब भी इंडिया आए, उन्होंने भी इन्वेड ही किया, अटैक किया इंडिया पर, ठीक है। लेकिन तुर्क्स यहाँ पर जो थे अरब ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन दे रहे थे। प्रोटेक्शन किस बात की, ताकि वो लोग जो है गुड्स कैरी करें टू यूरोप विया लैंड और सी, ठीक है। गुड्स कैरी करके यहाँ से इंडिया से गुड्स कैरी करके यूरोप तक पहुंचाएं, चाहे वो लैंड के थ्रू जाएं चाहे वो सी के थ्रू जाएं। तुर्क दोनों ही सूरतों में अरब्स को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। वाइल द ट्रेडिशनल ट्रेड रूट ब्लॉक द यूरोपियन स्टेट्स, जो ट्रेडिशनल ट्रेड रूट था, जिससे मैरीटाइम ट्रेड रूट, जो जिससे हमेशा यूरोपियंस जो थे हमेशा आया जाया करते थे, इंडिया से ट्रेड करते थे, वो यूरोपियन स्टेट टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट, ठीक है। तो वो ट्रेड रूट जो है ब्लॉक कर दिया था विद द ट्रेडिशनल ट्रेड रूट है, ये रूट लिखा हुआ है यहाँ पर, सॉरी ये रूट होगा यहाँ पर, ठीक है। ट्रेड रूट है, ट्रेड रूट ब्लॉक कर दिया था, ब्लॉक द यूरोपियन स्टेट टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट, और उन्होंने एक डायरेक्ट सी रूट जो है वो फाइंड आउट किया, वो वाला ब्लॉक कर दिया जिससे ट्रेडिशनली जिससे वो हमेशा आया जाया करते थे, वो ब्लॉक कर दिया, और एक डायरेक्ट सी रूट जो है उन लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द रूलर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज लाइक स्पेन, पुर्तगाल, फाइनेंस एक्सपेडिशन, ओके सॉरी मुझे कुछ और लगा वो ना, फाइनेंस एक्सपेडिशन बाय एक्सप्लोरर्स टू फाइंड न्यू सी रूट टू द ईस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज थी जैसे कि स्पेन हो गई, पुर्तगाल हो गई, ये लोग क्या करते थे, फाइनेंस एक्सपेडिशन करते थे, यानी कि किसी को भेजते थे एक्सपेडिशन करने के लिए, मतलब जगह ढूंढने के लिए, अलग अलग रूट्स ढूंढने के लिए, अलग अलग देशों को ढूंढने के लिए ये कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज किसी किसी को भेजती थी और उसके ऊपर पैसा लगाती थी, उनको पैसा देती थी कि जाओ एक नई जगह जाके ढूंढो या एक नया ट्रेड रूट जाके ढूंढो, ठीक है। बाई एक्सप्लोरर्स, एक्सप्लोरर्स को भेजते थे, एक्सपेडिशन बाई एक्सप्लोरर्स, एक्सप्लोरर्स को एक्सपेडिशन के लिए भेजा जाता था टू फाइंड न्यू सी रूट टू द ईस्ट, यानी ईस्ट के लिए, यानी कि हमारी कंट्री के लिए। वो लोग इस साइड थे, यूरोप के वर्ल्ड के मैप में अगर आप देखोगे तो यूरोप यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, ठीक है। तो ईस्ट के लिए, क्योंकि वो लोग को ऐसे घूम के आना पड़ता था, ईस्ट के लिए वो लोग नए नए एक्सप्लोरर्स भेजते थे और उनसे कहा जाता था कि जाओ नए नए देशों को ढूंढो, नया नया सी रूट ढूंढो, और हम आपके ऊपर पैसा खर्च करेंगे, आपके आने जाने का जो भी होगा वो हम खर्च करेंगे। दीज वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी, इसे ही कहा जाता था वॉयजेस ऑफ डिस्कवरीज, अल्टीमेटली लेड टू द रिस्टोरेशन ऑफ ट्रेड बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। और जब ये डिस्कवरीज होने लगी, जब वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी स्टार्ट हुई, यानी कि वो लोग अपने अपने एक्सप्लोरर्स जब थे यूरोपियन कंट्रीज यहाँ वहाँ जब अपने एक्सप्लोरर्स भेजने लगे, वॉयजेस ऑफ डिस्कवरीज स्टार्ट हो गई, यानी कि अलग अलग जगहों की डिस्कवरीज स्टार्ट हो गई, इसलिए यहाँ पे कहा है वॉयजेस ऑफ डिस्कवरीज। तो अलग अलग जगहों के, अलग अलग देशों की डिस्कवरी जब स्टार्ट हुई, अल्टीमेटली लीड टू द रिस्टोरेशन ऑफ, और अल्टीमेटली क्या हुआ, ट्रेड जो था वो फिर से स्थापित हो गया बिटवीन, यानी कि ट्रेड फिर से शुरू हो गया ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में, दोबारा से ट्रेड स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे कहने का मतलब है। इन AD 498 में पोर्चुगीज एक्सप्लोरर कॉल्ड द गामा, लिखा हुआ है यहाँ, वास्को ड गामा होना चाहिए था, एक्चुअली वो बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया। तो पोर्चुगीज एक्सप्लोरर था। सो नेक्स्ट है इन AD 1498, जिसने इधर लिखा है ये 1498 है, 498 हो गया है। पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वाज कॉल्ड वास्को ड गामा। तो वास्को ड गामा थे आपके मेन जो है एक्सप्लोरर। यूरोपियन कंट्रीज थी, जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादातर जो है पोर्चुगीज अपने अपने एक्सप्लोरर्स को जो है यहाँ पे लिखा है ना, एक्सपेडिशन करने के लिए जो है भेजती थी, ठीक है। सो एक्सपेडिशन करने के लिए भेजती थी, तो इसी तरीके से उन्होंने वास्को ड गामा को भेजा एक्सप्लोर करने के लिए, नए नए देश खोजने के लिए। डिस्कवर्ड अ डायरेक्ट सी रूट फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू इंडिया। तो वास्को ड गामा थे, जिसकी वजह से कहा जाता है हु डिस्कवर्ड इंडिया, दैट इज वास्को ड गामा, ठीक है। सो वास्को ड गामा के वजह से जो है ये, मतलब वास्को ड गामा के वजह से नहीं, मतलब इंडिया एक्सप्लोर बाई वास्को ड गामा, ठीक है, जिन्होंने वेस्ट कोस्ट से डायरेक्ट सी रूट उन्होंने जो है ढूंढा, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से इंडिया के लिए उन्होंने डायरेक्ट सी रूट जो है वो फाइंड आउट किया, ठीक है। सो ये था कुछ इनके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स, यानी कि यूरोपियन ट्रेडर्स का अराइवल कैसे हुआ इंडिया में, कैसे यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया आए,
ठीक है। ये आप देख सकते हो पिक्चर्स में, ये पोर्चुगीज़ हैं, क्योंकि सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पोर्चुगीज़ के बारे में, ठीक है। सो ये पोर्चुगीज़ है, यहाँ पे लिखा है हमने पोर्चुगीज़ इन इंडिया। इंडिया जब आई, उनका फ्लैग है, ये उनकी शिप खड़ी हुई है, ठीक है। नाउ द पोर्चुगीज़ वर द फर्स्ट यूरोपियन टू अराइव एंड सेट अप ट्रेडिंग बेस इन इंडिया। तो पोर्चुगीज़ जो थे वो पहले थे जिन्होंने जो है यूरोप से जो पहले अराइव हुए इंडिया, वो पोर्चुगीज़ पहले थे, और उन्होंने इंडिया में पहला ट्रेडिंग सेंटर जो था वो उन्होंने पहला ट्रेडिंग सेंटर सेटअप किया, पहला ट्रेड उन्होंने स्टार्ट किया, ट्रेडिंग सेंटर बनाया इंडिया में, और फिर वहाँ से वो बराबर जो है ट्रेड करते गए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। मैनेज टू स्टैब्लिश देयर मोनोपोली ओवर ट्रेड, और वो मैनेज उन्होंने किया मोनोपोली ऑफ ऑन ओवर ट्रेड। मोनोपोली का मीन्स मतलब होता है रूल ऑफ वन पीपल, रूल ऑफ वन पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल, दोनों कह सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पोर्चुगीज ने अपनी मोनोपोली बनाई ट्रेड के ऊपर विद इंडिया साउथ एशियन कंट्रीज ओवर 1 सेंचुरी। 1 सेंचुरी यानी कि 100 ईयर्स तक पोर्चुगीज ने जो है पोर्चुगीज, ठीक है, 100 ईयर्स तक पोर्चुगीज ने जो है इंडिया के साथ आपका ट्रेड किया। एंड साउथ एशियन कंट्रीज यानी कि साउथ की जो कंट्रीज थी उसके साथ उन्होंने ज़्यादा ट्रेड किया, ठीक है। पोर्चुगीज ने इंडिया के साथ, इंडिया के साउथ वाले जो स्टेशन थे, कंट्रीज दिखा है, स्टेट होगा यहाँ पे, ठीक है, स्टेट होगा, क्योंकि उस टाइम कोई स्टेट या कंट्री ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, रीजन्स हुआ करते थे, ठीक है। तो इंडिया के साउथ वाले रीजन से उन्होंने ट्रेड ज़्यादा किया, जो साउथ का रीजन था, क्योंकि आज भी अगर आप जाएंगे तो आपको साउथ इंडिया में पोर्चुगीज़ कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा देखने को मिलेगा। एंड आपको वहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ, क्योंकि गोवा में गोवा इज एन एग्जाम्पल, मेरे मुंह से ऑलरेडी एग्जाम्पल निकल गया, क्योंकि गोवा में एक्चुअली ये पोर्चुगीज़ कल्चर और क्रिश्चियनिटी सबसे पहले गोवा में आई ब्रिटिशर्स के आने से कई साल पहले, ठीक है। क्रिश्चियनिटी इंडिया में आ चुकी थी ब्रिटिशर्स के आने से कई साल पहले तक, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद मतलब जो है ज़्यादा थोड़ा इसका वो कहते हैं ना प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ, ज़्यादा और बड़ी क्रिश्चियनिटी, ठीक है। सो पोर्चुगीज़ पहले आपके गोवा आए, और गोवा के बाद बाकी साउथ इंडिया में इन्होंने जो है अपना ट्रेड वगैरह किया। एंड इसीलिए साउथ में आपको पोर्चुगीज़ कल्चर, क्रिश्चियन कल्चर, और स्पेशली गोवा इज़ अ प्लेस जहाँ पर आपको पोर्चुगीज़ कल्चर, पोर्चुगीज़ फूड, क्रिश्चियन कल्चर, क्रिश्चियन फूड, पोर्चुगीज़ और क्रिश्चियन तो काफ़ी आपको मिक्सअप वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सो गोवा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ दिस, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बट इन ऑर्डर टू डू सो पोर्चुगीज हैड टू फर्स्ट एंड डोमिनेंस अरब मर्चेंट हु रूल्ड ओवर ट्रेड इन इंडियन ओशन। अब अपनी धाक जमाने के लिए पोर्चुगीज को, ठीक है, अपना ट्रेडिंग सेंटर जो है जो बना हुआ था, और उसको बनाए रखने के लिए पोर्चुगीज ने क्या किया और क्या करना था उनको सबसे पहले ये करना था कि जो अरब मर्चेंट्स थे उनको इंडिया से बाहर फेंकना था, इंडिया से बाहर करना था अरब मर्चेंट्स को, ठीक है। हु रूल्ड ओवर ट्रेड इन इंडियन ओशन, और अरब मर्चेंट्स भी जो थे वो इंडिया पे रूल कर रहे थे इंडियन ओशन के थ्रू, ठीक है। इंडियन ओशन से वो उन्होंने अपना रूट जो था वो बना रखा था, इंडियन ओशन से जाना आना, इंडियन ओशन को यूज़ करना, ठीक है। तो अरब भी कई टाइम से जो है अपना रूल उन्होंने बना रखा था, अपना ट्रेड बना रखा था, ट्रेड के थ्रू वो रूल कर रहे थे इंडिया के ट्रेड पे रूल कर रहे थे, ठीक है ना। सो इस वजह से पोर्चुगीज़ को अब क्या करना था कि अरब को यहाँ से हटाना था, भगाना था, जो भी कह लो आप। Okay, next चलते हैं। Now using force and superiority, the Portuguese expelled Arab from the Indian market, establishing trading posts in Calicut, Cochin, Diu, Daman, Besen, Salicita and Goa. मैंने आपको पहले ही बताया था पोर्चुगीज जो है गोवा में सबसे पहले यहाँ पर आकर सेटल्ड हुए, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने यूजिंग फोर्स, ठीक है, अपनी फोर्स को यूज़ करते हुए, अपनी सुपीरियॉरिटी को यूज़ करते हुए पोर्चुगीज ने अरब को एक्सपेल कर दिया। एक्सपेल यानी कि निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया अरब्स को फ्रॉम इंडियन मार्केट से उन्होंने उठा के फेंक दिया। इसमें कई साल लगे, लेकिन आफ्टर ऑल उन्होंने अरब्स को इंडियन मार्केट से निकाल दिया और अपने ट्रेडिंग सेंटर बनाए उन्होंने कुछ इन जगहों पर, कालीकट, कोचीन, दीव, दमन, बेसिन, सेलिसिटा एंड गोवा। तो यहाँ पर उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर बनाए। तो पोर्चुगीज शिप बिगेन रेगुलर ट्रिप्स टू इंडिया। अब पोर्चुगीज की जो शिप्स थी वो अब इंडिया के रेगुलर ट्रिप्स जो है लगाने लगी। रेगुलर ट्रिप्स का मतलब होता है रेगुलरली आने जाने लगी, रेगुलरली ट्रेड वगैरह करने लगी। पहले शायद हो सकता है वो 4 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, 2 महीने में एक बार आते हों, ठीक है, कभी 3 महीने में एक बार आते हों। लेकिन जब देखा उन्होंने कि अरब जो है यहाँ पे अपना ट्रेडिंग सेंटर बना रहा है, तब अब वो लोग रेगुलर आने लगे, महीने में 4-5 बार, ठीक है, वीक में हर वीक आ रहे हैं, लाइक इन दैट वे, ठीक है। नाउ ब्रिंगिंग बैक लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो लेकर आते थे। पोर्चुगीज ट्रेडर्स अर्न सिग्निफिकेंट प्रॉफिट फ्रॉम दीज वॉयजेस। और पोर्चुगीज जो ट्रेडर्स थे वो इन वॉयजेस से, वॉयजेस यानी कि जो ट्रेड चल रहा था वो यहाँ वहाँ सामान लेकर कहीं और जाना, वहाँ बेचना, इंडिया से सामान लेना कहीं और बेचना, कहीं और से सामान लेना इंडियन मार्केट में बेचना, ठीक है, ये ट्रेड करने को ही वॉयजेस कहा जाता है। और इसके थ्रू जो पोर्चुगीज ट्रेडर्स थे वो अच्छा खासा अर्न कर रहे थे, अच्छा खासा कमा रहे थे।
द डच वर अट्रैक्टेड बाई पोर्चुगीज प्रॉफिट। अब भैया पोर्चुगीज को तो बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, सो डच भी जो थे अब इनके पीछे पीछे आने लग गए, ठीक है, और डच बड़े भाई बहुत अट्रैक्टेड हुए, बड़े इंप्रेस हुए ये देखकर कि पोर्चुगीज को बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, भाई पोर्चुगीज इंडिया से ट्रेड कर रहा है, भैया इनको तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, एंड बिगेन ट्रेडिंग इन इंडिया। अब इन्होंने भी अपना ट्रेड इंडिया से करने के बारे में ये भी सोचने लगे। लेटर इसके बाद ब्रिटिश एंड फ्रेंच ट्रेडर्स ऑल्सो एंटर द इंडियन ट्रेड सीन, नहीं इंडिया ट्रेड इंडिया सी ट्रेड सेंटर होगा ना। अब भाई बाद में ब्रिटिश फ्रेंच ट्रेडर्स, ब्रिटिशर्स भी आए, ब्रिटिशर्स सबसे लास्ट में आए, इसके बाद डच के बाद आए आपके फ्रेंच, ठीक है, तो ज़्यादा घिसपिच हो गया। इसके बाद आते हैं आपके फ्रेंच, और फ्रेंच के बाद आते हैं आपके ब्रिटिशर्स, ठीक है, जिन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड किया। ऑल्सो एंटर इंडिया इंडियन ट्रेड सेंटर, सेंटर होगा ये इंडियन ट्रेड सेंटर, ऑल्सो एंटर इंडियन ट्रेड सेंटर। तो इन्होंने भी फिर बाद में इंडिया से ट्रेड करने के लिए इंडियन जो ट्रेड सेंटर इंडिया में पहले से बने हुए थे, पोर्चुगीज या डच या फ्रेंच ने बनाया था, उन्हीं सेंटर पे इन्होंने धीरे धीरे, ब्रिटिशर्स ने तो फिर बाद में जो है अपना अच्छा खासा जो है कब्जा कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम डच। अब हम देखेंगे यहाँ पे डच के बारे में, तो ये हमने यहाँ पर पिक्चर्स डाली हुई हैं, ये डच की शिप्स है, ठीक है, ये वो टाइम पीरियड है आपका जब डचेस जो थे वो इंडिया की तरफ आ रहे थे, इंडिया से ये काफ़ी ट्रेड वगैरह कर रहे थे डच, क्योंकि डच हम देखेंगे हम, तो ये उस टाइम पीरियड का ये सीन है आपका जब डच इंडिया आए, ओके। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो डायक्रॉनिक मैप ऑफ डच इंडिया, ठीक है, डायक्रॉनिक मैप है ये इंडिया का, आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा, सो आप ये देख सकते हो डायक्रॉनिक मैप है इंडिया का, तो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, फोर्ट्स बने हुए हैं, ये फोर्ट और ट्रेडिंग पोस्ट, ठीक है, ये जो डॉट्स बनी हुई हैं आपको दिख रही हैं, ये डॉट्स, ठीक है, ये डॉट्स आपको दिख रही होंगी, ये नागापट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, कोलंबो, श्रीलंका भी इन्हीं सब उसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है, ट्रेड श्रीलंका से भी किया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टोरेट ऑफ बंगाल, ठीक है, ये है चिंसूरा, ठीक है, और मुर्शिदाबाद और राजशाही, ये सारे प्लेसेस है, ठीक है, तो यहाँ ये आ गया आपका कोचीन, क्लिन, ये सारी प्लेसेस आपका बड़ौदा, बुरहानपुर, ठीक है, बरोच, कॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत, तो ये मेन इनके ट्रेडिंग सेंटर रहा करते थे, ज़्यादातर कोस्टल एरिया, ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पे पेटापोली, मुसोलीपट्टनम, ठीक है, और बिलीमीपट्टनम, ये सारे अलग अलग वो साउथ के जो नेम्स हैं वो साउथ के नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ये दे रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये मैप है और किन किन कोस्टल एरिया से ये लोग जो है ट्रेड करते थे उसके बारे में बताया हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या मेन चीज़ें इनकी थी, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो गवर्नोरेट ऑफ सिलोन, सिलोन जो है आपका श्रीलंका की ये एरिया है, रीजन है ये सिलोन, ठीक है, तो यहाँ पर ये उन्होंने बताया हुआ है, ये गवर्नरेट है सिलोन का, ओके। फॉर्म्ड इन 1602, सो डच जो इंडिया आए तो वो ईयर था आपका 1602। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी चैलेंज पुर्तगाल हिंदी में बोलते हैं, पोर्चुगीज इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, पोर्चुगीज सुपरमेसी कैप्चरिंग सेटलमेंट एंड एस्टैब्लिशिंग ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत, कोचेन, पुलिकाट, नागापट्टनम, ठीक है, मुसोलीपट्टनम, चिंसूरा, एक्सपोर्टिंग इंडिगो, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, सॉल्ट पेट्री एंड ओपियम। तो अब इन्होंने डच ने जो है पुर्तगीज सुपरमेसी को, पुर्तगीज को चैलेंज किया कि भाई अब है क्या, अब हम भी आ रहे हैं तुम लोगों के साथ ट्रेड करने के लिए, अब देखते हैं कि तुम लोग अब जो है किस तरीके से हमारा सामना करते हो। तो ये सामना करने के चक्कर में जो है डच ने जो है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी यूरोपियन कंट्री थी इसलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, इंग्लिश थे ये लोग भी, ठीक है। सो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्चुगीज को चैलेंज किया, सुपरमेसी को, कैप्चरिंग सेटलमेंट, और उन्होंने फाइनली जो है सेटलमेंट, पोर्चुगीज के सेटलमेंट्स जो थे वो कैप्चर कर लिए, और कैप्चर करने के बाद अपने खुद के ट्रेडिंग सेंटर वहीं सेम जगह एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर, सूरत, कोचीन, पुलिकात, नागापट्टनम, मुसोलीपट्टनम, चिंसूरा, एक्सपोर्ट क्या करते थे ये लोग, इन सब में अपने इन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बना लिए। और ट्रेडिंग सेंटर बनाने के बाद ये लोग ज़्यादातर इंडिगो, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल, सालपेट्रा एंड ओपियम, ये 4-5 चीज़ें जो थे इनका ट्रेड डच लोग जो है वो ज़्यादा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंच, हमने इसमें शायद डाला नहीं, हम भूल गए मुझे लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा द ब्रिटिश। अब आते हैं ब्रिटिश अब इंडिया आए, ठीक है, ब्रिटिशर्स अब इंडिया आए, और इंडिया आके अब उन्होंने क्या क्या ताबड़तोड़ जो है उन्होंने जो कोशिश करी इंडिया पे कब्जा जमाने की, अब उसको हम देखते हैं। ब्रिटिश encouraged by British explorer in 1580 and victory over Spanish Armada, ओके। इन्होंने अब क्या किया, ब्रिटिशर्स भी जो थे, जो ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, कुछ ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश में ही रहने वाले, मतलब इंग्लैंड में रहने वाले कुछ एक्सप्लोरर्स थे, जैसे वास्को ड गामा पोर्चुगीज
के पुर्तगाल के जो थे वो एक्सप्लोरर थे, ठीक है, और यूरोपियन कंट्रीज स्पेन और ये पोर्चुगीज लोग जो थे, पुर्तगाल जो था वो पैसा भी खर्च करता था। इसी तरीके से हर देश के अपने अपने एक्सप्लोरर हुआ करते थे, ठीक है। सो 1580 में एक इनका भी ब्रिटिश का भी एक एक्सप्लोरर था, ठीक है, एंड द विक्ट्री ओवर स्पेनिश अर्मडा इन 1588 एनकरेज। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये वो अपने एक्सप्लोरर से जो थे बड़े एनकरेज थे, ठीक है, बड़े इम्प्रेस थे, जैसे आप कह सकते हो। तो इम्प्रेस होने की वजह से इन्होंने अटैक किया स्पेनिश पे। स्पेनिश अर्मडा इज द नेम ऑफ अ प्लेस 1588 में, एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1600। और 1600 में इन्होंने वहाँ पे अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इन्होंने बना ली, रिसीविंग एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स। और इन्होंने जितने भी वहाँ पे जो ट्रेडिंग राइट्स थे वो इनको मिल गए, सारे रिसीव किए इन्होंने। किससे रिसीव किए? विद इंडिया, इंडिया से सारे, मतलब इंडिया से रिसीव किए फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। मतलब क्वीन एलिजाबेथ जब इन्होंने इंडिया आए, इंडिया में जब इन्होंने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी जब फॉर्म कर ली, तो इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को बोला भाई हमने तो अपना ट्रेडिंग कंपनी वहाँ पे बना ली है और हमें ट्रेड के सारे अधिकार चाहिए, ठीक है। इन्होंने ये बोला क्वीन एलिजाबेथ को कि ट्रेड के सारे अधिकार हम, ताकि हम ही जो है सारा अधिकार, मतलब हम ही जो है सब कुछ हम ही ट्रेड कर सकें, बाकी और कोई ट्रेड ना करे, बाकी और कोई यूरोपियन कंपनी इंडिया से ट्रेड ना कर सके। इसलिए इन्होंने क्या किया, क्वीन एलिजाबेथ उस समय होलसेल इंचार्ज थी पूरे यूरोप की, लगभग आप ये समझ लो, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ से इंडिया में ट्रेड करने के इन्होंने सारे राइट्स जो थे वो क्वीन एलिजाबेथ से मांग लिए। द ब्रिटिश फोर्ट पोर्चुगीज, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने पोर्चुगीज से फाइट करी, डच से फाइट करी, और फ्रेंच जो कि अभी ब्रिटिशर्स के बाद आए थे, फ्रेंच से भी इन्होंने फाइट करी। फ्रेंच ट्रेडर्स फॉर कंट्रोल, किसके लिए फाइट करी? कंट्रोल करने के लिए, इंडिया में कंट्रोल करने के लिए इन्होंने इन सबसे फाइट करी। और फाइनली 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सॉट परमिशन फ्रॉम मुगल एम्परर जहांगीर, और उस समय मुगल्स का राज था इंडिया में, ठीक है। जब ये सारे लोग जो है ट्रेड कर रहे थे तब मुगल्स का राज था इंडिया में, ठीक है। और विलियम हॉकिंस ने मुगल एम्परर जहांगीर से परमिशन ली कि भाई हम भी आपके साथ जो है भाई ट्रेड करना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दीजिए, हम भी आपके लिए नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे। लालच दिया, वैसे भी ब्रिटिशर्स शुरू से यही करते थे, ठीक है। एक राजा को, मतलब हर जितने भी किंग हुआ करते थे उन किंग्स को जो है लालच देते थे और लालच दे के उनसे काम करवाते थे, ठीक है। तो जहांगीर को भी इन्होंने इसी तरीके से किया। 1613 में उसे लालच दिया किसी ना किसी तरीके का, और फिर ट्रेड करने की परमिशन मांग ली। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत, और वहां पर इन्होंने जो है अपनी फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट बना ली सूरत में, एंड देयर ट्रेडिंग पोस्ट नोन एज फैक्ट्रीज। और इनकी जो ट्रेडिंग पोस्ट होती थी ना, जहां पर ये लोग ट्रेड के लिए अपने सेंटर बनाते थे, उनको फैक्ट्रीज कहा जाता था, ठीक है। हाउस्ड गुड्स, वहां पर सारे गुड्स वगैरह भी रखे जाते थे फॉर एक्सपोर्ट करने के लिए। और साथ ही साथ वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स का ट्रेडर्स, मतलब जो ब्रिटिश ट्रेडर्स होते थे उनका ऑफिस भी होता था, एंड ऑफिसेज ऑफ द ब्रिटिश ट्रेडर्स। जो ब्रिटिश ट्रेडर्स, जितने भी ब्रिटिश ट्रेडर्स होते थे उनका ऑफिस भी वहीं होता था, उसी फैक्ट्री में। और ये लोग वहाँ पर गुड्स वगैरह भी रखते थे एक्सपोर्ट करने के लिए। कहाँ? बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स भी वहीं पर रखे जाते थे, ठीक है। नाउ इन 1615 किंग जेम्स वन, 1615 में किंग जेम्स वन जो थे आपके सेंट सर थॉमस रॉय टू जहांगीर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सर थॉमस रॉय को जहांगीर के पास भेजा, और जहांगीर के पास भेजने के बाद सिक्योरिंग ट्रेड प्रिविलेज इन भरूच, यानी कि इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जहांगीर से बोला कि हम भरूच में जो है हम ट्रेड करेंगे, और भरूच जो है अब हमारे अंडर में रहेगा, और आपको वहाँ मतलब ज़्यादा कोई इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सारा कुछ कंट्रोल उसका रखेंगे। अहमदाबाद में भी ऐसी किया, आगरा में भी ऐसी किया। इन 1639 में, 1615 में तो ये इन्होंने अपनी चाल खेली, और 39 में क्या किया? ब्रिटिश एस्टैब्लिश मद्रास यानी कि जो चेन्नई है, बिल्डिंग एक फोर्ट बनाया सेंट जॉर्ज करके, एक फोर्ट बनाया इन्होंने सेंट जॉर्ज करके, ठीक है ना। 1639 में इन्होंने जो है मद्रास में, चेन्नई में, जो कि आज भी है फोर्ट सेंट जॉर्ज, विलियम जॉर्ज है शायद पूरा इसका नाम जो है, सेंट विलियम जॉर्ज करके ऐसी ही है, एक फोर्ट है, किला एक बना लिया उन्होंने अपने लिए, ठीक है। बाय लेट 17th सेंचुरी द ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल मद्रास। अब लेट 17th सेंचुरी तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे मद्रास को जो है वो अपने कंट्रोल में किया। और 1688 में यहाँ 39 बताया, सेंटर बनाया इन्होंने, ये अपना एक बिल्डिंग बनाई, सेंटर नहीं बनाया, ताकि वहाँ पे रहें, सारा कंट्रोल हम चेन्नई में, मद्रास में सारा कंट्रोल हम देख सकें। द कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम किंग चार्ल्स सेकेंड। कंपनी ने बॉम्बे पर कब्जा कर लिया, बॉम्बे को हासिल कर लिया फ्रॉम किंग चार्ल्स सेकेंड, जो किंग चार्ल्स सेकेंड थे उनसे। कैसे? हु हैड रिसीव इट एज डाउरी। तो किंग चार्ल्स को बॉम्बे जो था वो डाउरी में मिला था, किंग चार्ल्स सेकेंड को बॉम्बे डाउरी में मिला था। कैसी डाउरी में? कि उन्होंने जो बॉम्बे में, व्हेन ही मैरिड द डॉटर ऑफ किंग ऑफ पुर्तगाल, बॉम्बे में उस समय पुर्तगाली लोग रहते थे, और पुर्तगाल की जो डॉटर थी, पुर्तगालियों की जो डॉटर थी, वो जो राजा रहा होगा उस समय बॉम्बे में रह रहे थे, वो लोग हार चुके थे, लेकिन मतलब ट्रेड वेड बंद कर दिया था, लेकिन वो कई ऐसे पोर्चुगीज, जैसे मैंने बताया गोवा में आज भी आपको पोर्चुगीज खाना, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। वहाँ पोर्चुगीज
ट्रेड नहीं किया था, लेकिन पुर्तगीज जो थे वो यहाँ पर कई पुर्तगीज यहाँ सेटल्ड हो गए थे। बाद में उनका यहाँ से जाने के बाद जिस तरीके से ब्रिटिशर्स यहाँ से जाने के बाद बहुत सारे ब्रिटिशर्स यहीं सेटल्ड हो गए थे, डच भी यहीं सेटल्ड हो गए थे, कुछ ऐसे डच थे, फ्रेंच भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंच थे जो यहाँ सेटल्ड हो गए थे, ठीक है। सो इसी तरीके से उन्होंने पुर्तगाल की डॉटर से, पुर्तगाल का जो राजा था उसकी डॉटर से शादी कर ली, जो कि उस समय बॉम्बे में रहते थे। और पुर्तगाली राजा ने क्या किया, बॉम्बे को किंग चार्ल्स II को एज अ डाउरी में दे दिया, ठीक है। बॉम्बे सून रिप्लेस्ड सूरत एज द कंपनीज मेन हब। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो बॉम्बे था, ठीक है, बॉम्बे को हटा दिया अपने ट्रेड सेंटर से, ठीक है, ट्रेड सेंटर से बॉम्बे को उन्होंने जो है हटा दिया। बॉम्बे को हटा के सूरत को कंपनीज मेन हब, यानी सारी जितनी कंपनी थी सब कंपनियों का मेन हब जो है इन्होंने सूरत को बना दिया, यानी कि मेन सेंटर जो है वो सूरत को बनाया, ठीक है। मेन नेक्स्ट है इन 1651 में क्या किया, ब्रिटिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल बाय द हुगली रिवर। हुगली रिवर पे इन्होंने अपनी वेस्ट बंगाल की तरफ, अब ये धीरे धीरे वेस्ट बंगाल की तरफ जाने लगे ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल की तरफ हुगली रिवर के पास फैक्ट्री इन बंगाल, यानी बंगाल में हुगली रिवर के पास इन्होंने अपनी पहली फर्स्ट फैक्ट्री बनाई, ठीक है। बाई 1698 में 51 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, ठीक है। 1698 में दे सिक्योर टैक्स राइट। अब इन्होंने अपना चाल जो थी वो खेलनी शुरू करी। अब इन्होंने रखा टैक्स का राइट, यानी कि टैक्स सिस्टम अब इन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम अब इन्होंने टैक्स सिस्टम जो है वो स्टार्ट करना शुरू किया इंडियन लोगों से, जो है खासकर विलेजेस से, फ्रॉम 3 विलेजेस, जैसे यहाँ पे लिखा है। अब इन्होंने 3 विलेजेस से यहाँ पर इन्होंने टैक्स लेना जो है, टैक्स लेने का जो ये सिस्टम था ये इन्होंने अब शुरू कर दिया, ठीक है। अब उसमें कौन कौन थे, इंक्लूडिंग कालीकटा, जिसे आज कोलकाता कहा जाता है, विच ग्रू इनटू कोलकाता, ठीक है। और इसके अलावा और भी 2 इसमें विलेजेस हैं। दिस स्ट्रगल फॉर बंगाल पेव द वे फॉर ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट ऑफ इंडिया। और ये जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को एक बहुत बढ़िया एक रास्ता मिल गया। इसलिए यहाँ पे कहा है ना पेव्ड अ वे, ठीक है, ये आप देख रहे होगे यहाँ पे लिखा है पेव्ड अ वे, ठीक है। एक बहुत बढ़िया रास्ता मिल गया ब्रिटिशर्स को कि वो जो है अब इंडिया पे कॉन्क्विस्ट कर सकते थे, यानी कि इंडिया को अब पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले सकते थे, कॉन्क्विस्ट कर सकते थे। कॉन्क्विस्ट करना यानी कि किसी भी दूसरे रीजन को कॉन्क्विस्ट करना, अपने कब्जे में पूरी तरीके से लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ फ्रेंच, कम टू द फ्रेंच। अब आए हमारे इंडिया में फ्रेंच का भैया वेलकम हुआ। ब्रिटिशर्स तो आए, ब्रिटिशर्स ने अपने कई सेंटर वेंटर सब बना लिए थे। अब भाई यहाँ पे फ्रेंच को पता चलता है कि भैया ब्रिटिशर्स तो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, पोर्चुगीज ने भी बहुत अच्छा कमाया, ब्रिटिशर्स जब अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं तो भाई हम क्यों ना अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएं। अब इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि सब यूरोपियन होते थे और ये ईस्ट के हैं, ईस्ट के इंडिया वेस्ट साइड में आ जाता है, इसलिए स्टार्टिंग में हमने ट्रेड रूट पढ़ा था ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट को जोड़ने के लिए सारे ट्रेड रूट जो है, जो एक्सप्लोरर्स थे, ब्रिटिश के एक्सप्लोरर्स, पोर्चुगीज के एक्सप्लोरर्स, डच के एक्सप्लोरर्स, उन लोगों ने सारे एक्सप्लोरर्स ने ट्रेड रूट ढूंढा, जिसमें पोर्चुगीज के एक्सप्लोरर वास्को ड गामा, जिन्होंने अफ्रीका से इंडिया तक का ट्रेड रूट जो है वो फाइंड आउट किया, ठीक है। सो क्योंकि ये लोग सब ईस्टर्न कंट्रीज कहलाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये सारी ईस्टर्न कंट्रीज है, हमारा इंडिया वेस्ट में आता है। दैट इज वाई इट्स टू बी कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो अब भाई हुआ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का वेलकम, ठीक है। अब ये आए आपके 1664 में, सेम इन द 17th सेंचुरी, यानी कि आफ्टर द हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द फ्रेंच फॉर्म्ड अ ट्रेडिंग कंपनी। इनकी अपनी ट्रेडिंग कंपनी थी। एस्टैब्लिश सेंटर इन सूरत, इन्होंने आते ही साथ सूरत में एक सेंटर बनाया। मसूलीपट्टनम, माहे एंड चंदरनगोर में इन्होंने अपना एक सेंटर बनाया। 1674 में दे फाउंडेड पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में आप ना फ्रेंच कल्चर बहुत देखोगे, क्योंकि पौंडीचेरी जो था वो फ्रेंच कल्चर का, और वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंच लोग जो थे, इनके जाने के बाद जब ये छोड़ के चले गए, ब्रिटिशर्स ने भी इनको भी भगा दिया, तो वहाँ पे फ्रेंच पीपल्स जो थे वो आज भी रहते हैं। उनकी जो कह सकते हो आप, उनकी जो जनरेशन है, ठीक है, फ्रेंच की जो जनरेशन है वो आज भी रहती है, ठीक है। विच बिकेम देयर कैपिटल इन इंडिया, और पौंडीचेरी को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया, और कैपिटल बनाने के बाद इमर्जिंग एज स्ट्रॉन्ग राइवल टू द ब्रिटिश। अब ये जो थे, क्योंकि इन्होंने आते ही साथ जो है, जैसे ही एंटर हुए भाई, इन्होंने सूरत, मसूलीपट्टनम, माहे, चंदौरनगर, नागौर को इन्होंने जो है फटाफट सेंटर बना लिया। तो आप ब्रिटिशर्स के लिए तो जो थी ना, ये बहुत ही दुविधा वाली बात हो गई थी, ठीक है, कि भाई इन्होंने तो आते ही साथ ही इतने जल्दी फटाफट सेंटर बना लिया इन्होंने, तो ये उनके लिए तो बहुत खतरनाक वाली बात हो गई ना, कि कहीं जो है सारा का सारा, मतलब फ्रेंच जो है वो हमसे सारा ट्रेडिंग छीन ना ले, फ्रेंच कहीं हमसे सारी जो सत्ता है ट्रेड पे जो ब्रिटिश ने
अभी बस कब्जा जमाया ही था बस लगभग, ठीक है, तो वो कहीं इनसे छिन ना जाए। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो बड़े ही जो थे टेंशन में आ गए इसको लेके, विच बिकेम देयर कैपिटल इन इंडिया इमर्जिंग एज अ स्ट्रॉन्ग राइवल। अब ब्रिटिशर्स के लिए ये बने एक स्ट्रॉन्ग राइवल। पुर्तगीज को तो इन्होंने भगा दिया, ठीक है, और कौन थे, डचेस को इन्होंने भगा दिया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया, पुर्तगीज की ईस्ट इंडिया कंपनी भगा दी। अब आए भाई फ्रेंच इनसे टक्कर लेने के लिए, ठीक है, तो ये फ्रेंच बने अब इनके स्ट्रॉन्ग राइवल, फ्रेंच ही हुए एक स्ट्रॉन्ग राइवल। अब यहाँ शुरू होता है भैया जी ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर यानी कि इन सारी कंपनीज में आपस में लड़ाई, और जिसमें मेन थे आपके फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है, तो फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स जो थे वो मेन थे जिनके बीच में शुरू हुआ ट्रेड वॉर। अब नाउ यूरोपियन ट्रेडर्स इंक्लूडिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर गोल्ड, कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस। मैंने आपको बताया ना, गोल्ड और कॉटन के लिए भी ब्रिटिशर्स इंडिया आए, डच आए, पोर्चुगीज आए, और मेन सिल्क भी था बहुत इंपॉर्टेंट, स्पाइसेस भी था, ठीक है। लाइक पोर्चुगीज आए सिल्क और कॉटन के लिए, जैसे हम कह सकते हैं स्पाइसेस के लिए, डच आए गोल्ड और कॉटन के लिए, ब्रिटिशर्स आए सिल्क, स्पाइसेस, गोल्ड, इन्हें सब चीज चाहिए थी, इनको सब चीज के साथ ट्रेड करना था, ठीक है, लीडिंग टू फियर्स कंपटीशन एंड ट्रेड वॉर थ्रू आउट द 17th एंड 18th सेंचुरी। और जिसके वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी स्टिफ कंपटीशन दिया फ्रांस को, फ्रांस ने भी काफ़ी स्टिफ कंपटीशन दिया ब्रिटिशर्स को, और इसके चलते वहाँ पुर्तगीज और डच भी अभी मतलब इससे पहले जो हमने पढ़ा वहाँ पे तो उन्होंने भगा दिया, ठीक है, इनको भगा दिया था। उसके बाद अब ये जो फ्रेंच है, फ्रेंच से इनके अच्छा खासा कंपटीशन रहा, और ये कंपटीशन जो था, ये ट्रेड वॉर बहुत सालों तक रही, पूरे 17 से 18 सेंचुरी तक, यानी कि पूरे 100 सालों तक ये ट्रेड वॉर जो थी, इनकी ये लड़ाई झगड़ा जो था वो चलता रहा, ठीक है। नाउ दे यूज आर्म्स एंड फोर्टिफिकेशन टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अब ये लोग क्या करते थे, अपने ट्रेड वॉर तो कर रहे हैं, लेकिन आर्म्स एंड एमिशन यानी कि गोला बारूद भी यूज़ कर लेते थे, गोलियाँ आप कह सकते हो, बंदूकें, ठीक है, गोली यूज़ करते थे। फोर्टिफिकेशन टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, ये लोग क्या करते थे, वॉल बना लेते थे, ठीक है, जहाँ पर ये लोग ट्रेड करते थे उसके आसपास जो है ये लोग वॉल बना लेते थे। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है चारों तरफ वॉल बना लेना, ठीक है, तो फोर्टिफाइड कर लेते थे ये लोग ताकि वहाँ से कोई ट्रेड ना करे, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स कुछ और भी इस तरीके की अलग अलग तरीके की ये हरकतें जो थे ये करते रहते थे, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं स्पेनिश कॉन्क्विस्ट ऑफ पुर्तगाल इन 1588। तो स्पेनिश ने भी कॉन्क्विस्ट किया पुर्तगाल को 1588 में, शिफ्टेड टू फोकस अवे फ्रॉम इंडिया। उसके बाद पुर्तगाल को भाई छोड़ के उनका फोकस हो गया आपका इंडिया पे। भाई वो भी स्पेन के लोग, स्पेन के जो ट्रेडर्स थे, ठीक है, स्पेनिश यानी कि ट्रेडर्स, जो स्पेन के जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स आप कह सकते हो, स्पेन के ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, तो इन्होंने पुर्तगाल की तरफ पहले रुख किया 1588 में। उसके बाद इनका फोकस शिफ्ट हो गया कहाँ, इंडिया की तरफ फोकस शिफ्ट हो गया, अलाउइंग द ब्रिटिश टू डोमिनेट। तो ये ब्रिटिश को अलाउ कर रहे थे कि इंडिया को डोमिनेट करते रहो। ये लोग सिर्फ बहुत छोटा मोटा सा ट्रेड करने आए थे। ये लोग ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को जो है यहाँ से भगाया जाए या ब्रिटिशर्स यहाँ जाएं, मतलब ये सोच के ये लोग नहीं आए इंडिया ट्रेड करने, ठीक है। वो क्या गया, ओके। नाउ बाय द 18th सेंचुरी डच पावर डिक्लाइन। अब 18th सेंचुरी जैसे ही आने लगी, ठीक है, तो डच की जो पावर थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी, खत्म होने लगी। खत्म, डिक्लाइन मीन्स होता है खत्म, कोई भी चीज़ खत्म हो जाना, ठीक। तो लिविंग द फ्रेंच एंड ब्रिटिश एज द मेन यूरोपियन ट्रेडर इन इंडिया। सो डच ने देख लिया कि भाई यहाँ फ्रांस भी लड़ रहा है, ब्रिटिश भी लड़ रहा है ट्रेड को लेके, और पोर्चुगीज़ जो थे वो अभी अभी गए हैं लड़के, ठीक है, और जो है स्पेन भी आ गया है ट्रेड को लेकर, और स्पेन भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत ट्रेड स्टार्ट कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि ब्रिटिश यहाँ से जाएं, ठीक है। तो अलाउइंग द ब्रिटिश टू डोमिनेट, ब्रिटिश को उसने डोमिनेट करने दिया, ठीक है, ब्रिटिश को उसने जो है कब्जा करने दिया, जो वो कर रहा है करने दिया। यहाँ पर भाई देख लिया डच ने कि भाई यहाँ तो दाल अब मेरी यहाँ पर ट्रेड की दाल नहीं गलने वाली, तो उसने फ्रांस को और ब्रिटिश को आपस में लड़ने के लिए, ट्रेड के लिए छोड़ दिया, और खुद जो थे वो इंडिया से अपना 3 तोबड़ा समेट के जो है अपनी सारी चीज़ें ट्रेड की समेट के और यहाँ से चले गए, ठीक है। लीविंग द फ्रेंच एंड ब्रिटिश एज द मेन यूरोपियन ट्रेडर्स इन इंडिया। यूरोपियन ट्रेडर, मेन यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे अब वो बच गए फ्रांस और ब्रिटिश, ठीक है।
स्ट्रगल फॉर टेरिटरी। नाउ इनिशियली द ब्रिटिश सॉट ट्रेड कंसेशन। स्टार्टिंग में तो ब्रिटिशर्स जो थे ट्रेड पे थोड़ा कंसेशन देते थे एंड प्रिविलेजेस फ्रॉम इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर से कंसेशन लेते थे, ठीक है, और इंडियन रूलर से कंसेशन लेते थे, प्रिविलेजेस लेते थे, नॉट टेरिटोरियल कॉन्केस्ट, यानी कि टेरिटरीज पे कब्जा नहीं कर रहे थे। इंडिया की जो और बाकी एरियाज थे, सारी जगह थी, वहां पर वो टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट नहीं कर रहे थे, सिर्फ ट्रेड ही कर रहे थे। और ट्रेड में वो लोग जो हमारे इंडियन रूलर से उनसे कंसेशन मांगते थे, प्रिविलेज ज्यादा फायदा मांगते थे। दे वांटेड टू एक्सपैंड ट्रेड एंड लीव एडमिनिस्ट्रेशन टू फ्रेंडली और अ पपेट रूलर। एक्सपैंड तो करना चाहते थे, अपना ट्रेड वो एक्सपैंड करना चाहते थे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसमें जो इंडियन रूलर्स थे हमारे, ठीक है, इंडियन रूलर्स, ठीक है, उन इंडियन रूलर्स को रूल करने दे रहे थे कि भाई ठीक है, आप इंडियन रूलर जो है रूल करिए, एडमिनिस्ट्रेशन आप ही संभालिए, आर टू फ्रेंडली और अ पपेट रूलर, ठीक है। एक पपेट रूलर रख रहे थे, मतलब एक रूलर को वो अपने कब्जे में रख रहे थे और उस रूलर से बोला जा रहा था कि बाकियों के ऊपर नजर रखने के लिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वही सब संभाल रहे थे, लेकिन बाकियों पे नजर रखने के लिए भी कहा जा रहा था कि भाई बाकियों पे नजर भी रखी जाए, ठीक है। तो पपेट रूलर बना दिए थे इंडिया में उन्होंने, और बाकी अपना ट्रेड एक्सपैंड कर रहे थे। हाउएवर दे सून रियलाइज दे नीडेड टू ऑक्युपाई टेरिटरी टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ओके सो हाउएवर बहुत ही जल्दी उनको ये रियलाइज हो गया कि दे नीडेड टू ऑक्युपाई टेरिटरीज, कि भैया हमें अब ट्रेड ही पर ही सीमित नहीं रहना है, हमें जो है बहुत जल्द जो है जो इंडियन टेरिटरीज हैं वो भी जो है हमें ऑक्युपाई करनी पड़ेंगी टू स्टैब्लिश डोमिनेंस। अगर हमें अपना डोमिनेंस, अपना अपना कब्जा अगर हमें जमा के रखना है तो हमें जो है भाई टेरिटरीज जो है वो कैप्चर करनी पड़ेंगी, उन पे कॉन्क्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ना कॉन्फ्लिक्ट इन बंगाल। ना अंडर औरंगजेब द ब्रिटिश गेन ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल। अब औरंगजेब था उस समय, क्योंकि मुगल एम्परर्स जो थे वो इंडिया में थे ही उस समय, ठीक है। सो अंडर औरंगजेब द ब्रिटिश गेन ड्यूटी फ्री ट्रेड। और औरंगजेब के अंदर औरंगजेब ने जो है ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रखा था, यानी कि इस पर किसी भी तरीके का टैक्स जो है वो नहीं लगाया था, ठीक है, नो टैक्स, ठीक है, इन बंगाल, स्पेशली बंगाल पे, बट मिस यूज दिस प्रिविलेज फॉर प्राइवेट ट्रेड। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस नो टैक्स वाली पॉलिसी का मिस यूज किया और अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए यूज किया, कॉजिंग रेवेन्यू लॉसेस, यानी कि ड्यूटी फ्री था, टैक्स नहीं लगता था, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करके ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीद के, यहाँ से इतना ज़्यादा सामान खरीद के जो थे वो यहाँ से ले जाते थे कि क्या होता था कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होता था, ठीक है। हम लोग जो थे, मतलब जो मुगल एम्परर्स थे बेसिकली, वो कुछ अर्न ही नहीं कर पाते थे, वो कुछ कमाई नहीं पाते थे, ठीक है, तो उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा लॉस होता था, ठीक है। दे ऑल्सो फोर्टिफाई देयर सेटलमेंट। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने भी अपने सेटलमेंट्स जहाँ जहाँ पर वो उन्होंने अपने सेंटर बनाए थे उनको फोर्टिफाई करना, यानी कि वॉल्स बनाना उन्होंने जो है स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, वॉल बनाना शुरू कर दिया था। लीडिंग टू प्रॉब्लम इन कंपनी इन बंगाल आफ्टर औरंगजेब्स डेथ। अब यहाँ पर क्या हुआ, औरंगजेब की यहाँ पर डेथ हो जाती है और डेथ के बाद जो है वो अब कंपनी को ट्रेड करने में अब प्रॉब्लम आने लग गई, ठीक है। अभी तक तो औरंगजेब भाई जिंदा थे, तो उनके कहे अनुसार जो है सारा ट्रेड वगैरह वो जो है वो हो रहा था। अब हो गई उनकी डेथ। अब जब डेथ हो गई तो लीडिंग टू प्रॉब्लम इन कंपनी इन बंगाल। बंगाल में जो कंपनी इनकी बनी थी, ब्रिटिशर्स की जो बंगाल में कंपनी बनी थी, उसमें अब प्रॉब्लम शुरू होने लग गई। ना मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला पावरफुल नवाब ऑफ बंगाल। उस समय औरंगजेब के बाद फिर मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, ये काफ़ी पावरफुल नवाब बने, ठीक है, बंगाल के काफ़ी पावरफुल नवाब बने। डिसट्रस्टेड द ब्रिटिश एंड डिनाई ट्रेड कंसेशन। ये लोगों ने ब्रिटिशर्स पे विश्वास नहीं किया और ब्रिटिशर्स के पर विश्वास ना करने के चलते इन्होंने ब्रिटिशर्स को किसी भी तरीके का कंसेशन देने से मना कर दिया, ठीक है, मना कर दिया, यानी कि डिनाई कर दिया कि हम जो है वो किसी भी तरीके का कंसेशन ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश अगर ट्रेड करेंगे तो हम नहीं देंगे। डिमांडिंग पेमेंट एंड हॉल्टिंग फोर्टिफिकेशन। और ब्रिटिशर से और उल्टा उन्होंने पेमेंट की डिमांड करी कि जितना अब तक आपने हमने यहाँ से कमाया है वो आप डिमांड करिए, वो आप मतलब पेमेंट करिए, डिमांड करिए उन्होंने पेमेंट के लिए। एंड हॉल्टिंग फोर्टिफिकेशन, जो ब्रिटिशर्स ने जो अपने सेटलमेंट्स के चारों तरफ जो वॉल खड़ी कर ली थी, फोर्टिफिकेशन कर लिया था, उस फोर्टिफिकेशन को हटाने के लिए भी इन तीनों ने बोला। दिस लेड टू राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट। जो है जब ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली तो इसके चलते जो है लेड टू अ राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट। ब्रिटिशर्स और इन तीनों के बीच में बहुत अच्छा वाला जो है लड़ाई झगड़ा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट जो है धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट लीड टू द बैटल ऑफ प्लासी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट छोटी छोटी होते होते ये टर्न हुई आपकी कॉन्फ्लिक्ट किसमें, बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में, बड़ी लड़ाई में, एंड दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में जो है, बैटल ऑफ प्लासी जो थी ये लड़ाई बन गई यहाँ पर, बहुत बड़ी अच्छी खासी बड़ी लड़ाई ये मानी गई। और यहाँ इसमें जिसमें कि आपके ये तीनों ब्रिटिशर्स के साथ जो है इसमें बारी बारी से इन लोगों की बैटल ऑफ प्लासी में जो है लड़ाई हुई, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध। बैटल ऑफ प्लासी में अब क्या हुआ। बैटल ऑफ प्लासी इन 1756। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द डेट। डेट आपको याद रखनी है
1756 में आपका बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ, ब्रिटिशर्स का युद्ध हुआ किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ, ठीक है। द ब्रिटिश ट्राइड अनसक्सेसफुली टू रिप्लेस नवाब सिराजुद्दौला विद अ पपेट रूलर। अब सिराजुद्दौला को जो थे ब्रिटिशर्स रिप्लेस करना चाहते थे, हटाना चाहते थे एक पपेट रूलर की जगह पर, ठीक है। मतलब वो जो थे एक पपेट रूलर रखना चाहते थे यहाँ पर, ठीक है। वो पपेट रूलर जो सिर्फ उनकी बात सुने, ठीक है, वो रूलर रखना चाहते थे जो उनकी बात सुने, ब्रिटिशर्स का कहा हुआ ट्रेड पे कंसेशन, प्रिविलेज, ये सारी चीज़ के लिए वो एग्री हो जाए, इसलिए वो सिराजुद्दौला को यहाँ से हटाना चाहते थे। तब इस वजह से ये बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ 1756 में। ब्रिटिश अनसक्सेसफुली टू रिप्लेस, ब्रिटिश रिप्लेस करना चाहते थे सिराजुद्दौला को पपेट रूलर से, लेकिन उसमें वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। Now after seizing फोर्ट विलियम को फिर ब्रिटिशर्स ने सीज कर दिया कोलकाता। सिराजुद्दौला क्लैश विद रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला की जो लड़ाई थी, जो क्लैशेस थे, वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ इनके क्लैशेस स्टार्ट हो गए एट द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। अब दोबारा युद्ध हुआ सिराजुद्दौला का ब्रिटिशर्स के साथ, रॉबर्ट क्लाइव जिसके लीडर थे, और वो हुआ आपका 1757 में, ठीक है। ये हुआ आपका 1756 में, और ये हुआ आपका 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी इज अ नेम ऑफ सो प्लासी इज अ नेम ऑफ अ प्लेस। तो ये मतलब जो इनके बीच में डिफरेंसेस थे, ये बढ़ने की वजह से बैटल ऑफ प्लासी में इनका युद्ध हुआ 1757 में, ठीक है। यहाँ पर इस ईयर में ये बैटल ऑफ प्लासी का ईयर नहीं है, इस ईयर में इन्होंने सिराजुद्दौला को यहाँ से रिप्लेस करने की जो है कोशिश करी। किसने? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो रॉबर्ट, इसके चलते ब्रिटिशर्स ने जब चेंज करने की कोशिश करी, तो इसके चलते रॉबर्ट क्लाइव की जो है वो क्लैशेस हुए, ब्रिटिशर्स से इनके बहुत सारे क्लैशेस हुए, और क्लैशेस होने की वजह से बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध फिर सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ा। सिराजुद्दौला डिमांडेड रिमूवल ऑफ ब्रिटिश फोर्टिफिकेशन। सिराजुद्दौला की डिमांड थी कि ब्रिटिशर्स ने जो फोर्टिफिकेशन किया, फोर्टिफिकेशन क्या? वही जो वॉल्स बनाई है, ठीक है, अपने ट्रेड सेंटर के आसपास ये लोग वॉल्स बना लेते थे, ठीक है। जो फोर्टिफिकेशन किया है वो फोर्टिफिकेशन रिमूव करें, खत्म करें, एंड पेमेंट ऑफ ट्रेड ड्यूटीज। और जो अब तक जो ट्रेड किया है ब्रिटिशर्स ने, अब तक जितना ट्रेड किया है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड किया है इन लोगों ने, ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं दिया, कोई भी मतलब किसी भी तरीके का इन्होंने कंसेशंस लिए, प्रिविलेज लिया इन्होंने, ठीक है। तो वो जितना भी पैसा है, जो भी ट्रेड ड्यूटी है, वो सारा जो है वो सिराजुद्दौला को पेमेंट करे, ठीक है। वो सारा जो टैक्स है जो इन्होंने नहीं दिया है, वो टैक्स वो डायरेक्टली जो था सिराजुद्दौला, वो टैक्स जो है वो इनसे मांग रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लाइव के बारे में, रॉबर्ट क्लाइव, जिससे इनकी जो झड़प हुई, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ही थे, हाँ रॉबर्ट क्लाइव थे, ये है आपके रॉबर्ट क्लाइव, जिससे इनकी झड़प हुई ना। क्लाइव विक्ट्री एट प्लासी, और क्लाइव से जो सिराजुद्दौला का जो युद्ध हुआ रॉबर्ट क्लाइव से, सिराजुद्दौला का जो युद्ध हुआ रॉबर्ट क्लाइव से, उसमें बैटल ऑफ प्लासी में जो थे ये जीत गए भाई, क्लाइव जीत गए। ब्रिटिश डोमिनेंस इन बंगाल, ब्रिटिश ने अपना पूरा डोमिनेंस बना लिया, ये है आपके क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, एंड सेट द स्टेज फॉर देयर रूल अक्रॉस इंडिया। अब इन्होंने यहाँ पर अपना एक स्टेज तैयार कर लिया था बंगाल पे। जब इनकी विक्ट्री हो गई तो बंगाल जो था वो इनके लिए एक स्टेज का काम किया, और बंगाल से ये बैठे बैठे पूरे इंडिया को जो है रूल करना, इन्होंने अक्रॉस इंडिया रूल करना, इन्होंने धीरे धीरे प्लान बनाना, इन्होंने धीरे धीरे शुरू कर दिया, और इन्होंने रूल भी यहीं से बैठे बैठे इन्होंने पूरे इंडिया पे रूल भी किया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अमीर जाफर रूल्स एज नवाब ऑफ बंगाल फॉर शॉर्ट लिव्ड। अब इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। अब इसके बीच में एक छोटी सी स्टोरी है, हुआ क्या था, ये सिराजुद्दौला हारता नहीं, सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने जो है हरवाया। कैसे हरवाया? ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो, पिक्चर जो आप देख रहे हो, ये है आपकी मीर जाफर की, ठीक है। मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव से जाके मिले, और रॉबर्ट क्लाइव ने इनको बुलाया मीर जाफर को, और मीर जाफर को बोला कि सिराजुद्दौला ऐसे तो हारेगा तो नहीं, हम इसे हरा तो नहीं पाएंगे, तो तुम्हें हमें हेल्प करनी पड़ेगी सिराजुद्दौला को हराने में। तो इसने क्या किया, मीर जाफर ने आगे जो बैटल ऑफ बक्सर का जो उसमें बैटल ऑफ प्लासी से पहले एक और इनका युद्ध हुआ, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, हाँ बैटल ऑफ प्लासी में, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी के दौरान, युद्ध के दौरान इसने क्या किया, सिराजुद्दौला ने आधी आर्मी कहीं और भेज दी, किसी और सेंटर पे भेज दी लड़ाई करने के लिए, और बहुत कम आर्मी इसने जो थी बंगाल में रखी फाइट करने के लिए, ठीक है, बहुत कम आर्मी रखी बंगाल में फाइट करने के लिए, जहां पे सिराजुद्दौला खुद लड़ रहा था, तो वहां पे आर्मी इसने बहुत कम रखी, ठीक है। अब बहुत कम आर्मी जो रखी, जिसके वजह से क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव को जो है अपना मौका मिल गया, और रॉबर्ट क्लाइव ने जो है मतलब इन शॉर्ट अगर हम करें तो मीर जाफर जो था उस समय सिराजुद्दौला की मिलिट्री का पूरा इंचार्ज था, सारा एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज था। इसने जो है सिराजुद्दौला को किया बिट्रेड यानी कि धोखा देना, सॉरी इंग्लिश में लिख दिया मैंने, धोखा देना, ठीक है, धोखा दिया इसने, किसको, सिराजुद्दौला को धोखा दिया, बिट्रेड किया इसने, और इसने जो है ब्रिटिशर्स को वहां पे जिता दिया, ठीक है। सो ये हुआ, तो ये थी इसकी थोड़ी स्टोरी, मीर जाफर के बारे में थी थोड़ी, क्योंकि वो उतना चीज़ हमने इसमें नहीं डाली है, ठीक है। तो नवाब ऑफ बंगाल,
बना दिया। उसके बाद इन्होंने इसलिए भी बोला, हाँ ब्रिटिशर्स ने एक बात और भी बोली यहाँ पर कि तुम अगर सिराजुद्दौला को हमारे साथ मिलके अगर तुम सिराजुद्दौला को हरवा देते हो, हार जाता है अगर वो, तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। और ये लोग हमेशा ऐसे ही करते थे, दूसरे राजा के साथ मिलकर दूसरे राजा को फाइट करवाते थे, क्योंकि इनका एक बहुत मेन मोटिव था, वो था क्या, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो और रूल, यानी कि फूट डालो, ये शुरू से यही करते थे, ठीक है। फूट डालो, हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, फूट डालो, वो लिखनी पड़ रही है मुझे, फूट डालो और राज करो, ठीक है, फूट डालो राज करो, ठीक है। ये इनकी डिवाइड एंड रूल की जो थी, ये एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की। सो इन्होंने इससे बोला मीर जाफर से कि तुम भाई हमें सिराजुद्दौला को जो है हरवा दो इस बैटल ऑफ प्लासी में, हम तुम्हें जो है नवाब ऑफ बंगाल बना देंगे। तो नवाब ऑफ बंगाल तो बनाया, लेकिन ये मीर जाफर के बारे में यहाँ पे ये थोड़ा सा शॉर्ट लिव्ड रहा, बहुत टाइम तक नहीं रहा ये। द ब्रिटिश डिमांडेड इंक्रीज कंसेशन सून आफ्टर ही टुक पावर। और जैसे ही मीर जाफर ने यहाँ पे जैसे ही पावर को संभाला, जैसे ही वो जो है बंगाल का नवाब बना, जैसे ही बनता है, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई तुम जो अब हमें ट्रेड में क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन दोगे, इंक्रीजिंग कंसेशन और ज़्यादा से ज़्यादा मांग रहे थे, हमें कोई टैक्स ना देना पड़े, हम फ्री में सारा कुछ लड़ाई लड़ें, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन मांग रहे थे, और जिसके वजह से जो है ये ज़्यादा दिन तक बंगाल का नवाब नहीं रह सके। ब्रिटिशर्स ने इसको हटा के फिर किसी और को जो है फटाफट से बंगाल का नवाब जो है वो बना दिया। ये ऐसे ही करते थे, ठीक है। तो ये स्टोरी यहाँ तक चलती है कि ब्रिटिशर्स ने किस किस तरह से जो है इंडिया पे राज किया, कैसे कैसे किंग्स जो थे, राजा जो जितने भी थे, उनको बेवकूफ़ बनाया, किस किस तरह से ये सारी चीज़ें करी। अब लड़ाई होती है बैटल ऑफ बक्सर की। बैटल ऑफ बक्सर, ये है आपका मीर जाफर की फोटो है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, ये मीर जाफर की आपकी फोटो है। बैटल ऑफ बक्सर का ये हुआ आपका 1764 में, डिपोज बाय ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को डिपोज किया, वाज रिप्लेस बाय मीर कासिम। मीर कासिम के उस पर जो है, मीर कासिम की जगह पर जो है, अब सॉरी मीर जाफर की जगह पे इन्होंने फटाक से मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, हु आल्सो क्लैश विद देम ओवर ट्रेड पॉलिसी। लेकिन मीर कासिम भी जो थे वो उनके क्लैशेस होने लगे ओवर ट्रेड पॉलिसी। जो ट्रेड की पॉलिसी ब्रिटिशर्स मीर कासिम को भी बता रहे थे, क्या, इंक्रीजिंग कंसेशन, तो ये मीर कासिम को भी पसंद नहीं आया, ठीक है। इंक्रीजिंग कंसेशन ये मीर कासिम को भी पसंद नहीं आया, और मीर कासिम के भी जो है क्लैशेस जो है वो उखड़ के आने लगे ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी मीर कासिम को भी नहीं पसंद आई और इनका भी क्लैशेस होने लगे, और क्लैशेस जो हुए तो वहां पर हुआ आपका बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। क्या हुआ ये आगे देखते हैं। मीर कासिम एबॉलिश इंटरनल ट्रेड ड्यूटी। मीर कासिम ने क्या किया, जो इंटरनल ट्रेड ड्यूटीज थी उसको एबॉलिश, मतलब आपस में विद इन रीजन के अंदर जो ट्रेड हो रहा है वहां पर ट्रेड ड्यूटीज खत्म कर दी। एंग्रिंग ब्रिटिश ऑफिशियल एंड चैलेंजिंग देयर ट्रेड मोनोपोली। मीर कासिम ने अब ब्रिटिशर्स को और गुस्सा दिला दिया, और मीर कासिम ने अब ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया उनकी ट्रेड मोनोपोली पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पूरे ट्रेड पर अब अपनी मोनोपोली बना ली थी, यानी कि सिर्फ वही ट्रेड कर सकते थे, और कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई भी कंट्री, अलग कंट्री लाइक डच, फ्रेंच, ये लोग कोई भी जो है कोई भी यूरोपियन कंट्री अब इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकती थी। मीर कासिम ने इनकी मोनोपोली को जो है चैलेंज कर दिया कि ठीक है, करो ट्रेड, लड़ो मेरे से, लड़ो, ट्रेड करके देखो, दिखाता हूँ मैं तुम्हें क्या करता हूँ। नाउ 1764 मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड जॉइंट फोर्सेस अगेंस्ट द ब्रिटिश एट द बैटल ऑफ बक्सर। अब क्या हुआ भैया, सिर्फ 1764 में यहाँ पर इन सब ने क्या किया, मीर कासिम ने, सुजाउद्दौला ने, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड ने, इन सब ने अपनी ज्वाइंट फोर्स बनाई, और ज्वाइंट फोर्स बना के अगेंस्ट द ब्रिटिश ये लोग बैटल ऑफ बक्सर में जो है लड़ पड़े, बट वर डिफीटेड डिस्पाइट देयर लार्ज आर्मी। लेकिन इनकी लार्ज आर्मी होने के बावजूद भी जो थे ये ब्रिटिशर्स से जो थे वो जीत नहीं पाए। तो सो सैड कि तीनों की आर्मी, सुजाउद्दौला, शाह आलम सेकेंड, ठीक है, इन तीनों की आर्मी मिलके भी जो है ये ब्रिटिशर्स को नहीं हरा पाई। बैटल ऑफ बक्सर में इन लोगों ने ब्रिटिशर्स से लड़ाई करी, लेकिन उसके बावजूद भी जो थी इन तीनों की आर्मी जो थी मिलके ब्रिटिशर्स को हरा नहीं पाई, ठीक है। ब्रिटिशर्स को ये हरा नहीं पाए, इनकी बहुत बड़ी आर्मी थी, फिर भी नहीं हरा पाए।